नई उम्मीदों और नेक तमन्नाओं के साथ आज हम क्राइम सीन के प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता साल ने हमारे दिल पर जराइम की दुनिया के दिल दहला देने वाक़यात के कई बड़े जख्म लगाए हैं, मगर इस दौरान जराइम की सरगर्मियों में मुलव्विस कई बड़े नाम या तो अपने अंजाम को पहुंचे या कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की कोशिश से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। खुदा का शुक्र है कि मुल्क के दूसरे शहरों की निस्बत कराची के हालात पहले से कहीं बेहतर हुए और लोगों के दिलों से जराइम पेशा अफराद का खौफ भी पहले से बहुत कम हुआ। एक बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक कराची इससे पहले बदअमनी के सिलसिले में दुनिया के तीसरे नंबर पर था, मगर अब ये 33वें नंबर पर पहुंच चुका है। इसके बावजूद आने वाले दिनों में जराइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए जब तक पहले से मंसूबाबंदी नहीं की जाती, तब तक जराइम को जड़ से उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। घरेलू नाचाकी और नाराजगी बाज मर्तबा किसी बड़े वाक़े को दावत दे रही होती है, मगर बात सोचने और समझने की होती है। अगर मामलात को मसलहत से कंट्रोल किया जाए तो ऐसे वाक़यात जिसमें किसी की जान चली जाए उन्हें रोका जा सकता है। पिंडी बटिया में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें रिकॉर्ड याफ्ता कातिल ने नाराज बीवी को मनाने की कोशिश के बाद नाकामी की वजह से अपने ससुर, सास, साली, एक साले और बीवी को मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद भी उसी जगह ढेर हो गया। इस दिल खराश वाक़े पर नजर डालते हैं। मुआशरे में अदम बर्दाश्त के वाक़यात रोज ब रोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक अदम बर्दाश्त और घरेलू नाचाकी का वाक़या पिंडी भटिया के गांव में भी पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 5 अफराद को सफाकी से कत्ल कर दिया गया। तो इंतहाई अफसोसनाक है। माशरे का ये एक हमारा पहलू है कि हमारे माशरे में जो है वो बर्दाश्त अब बहुत कम होती जा रही है, ख़ास तौर पे जब गैरत के नाम पे या घरेलू नाचाकी के नाम पे। मोहम्मद मंशा रिकॉर्ड याफ्ता कातिल था। वो एक कत्ल के मुकदमे में 2012 में चलान हुआ था। जब मंशा जेल गया तो उसकी बीवी अपने मैके आ गई। मंशा ने वापस आकर बीवी से राब्ता किया और उससे अपने साथ जाने को कहा, जिस पर बीवी ने इनकार कर दिया। ये जी रात तकरीबन 1:30 बजे की बात है। एक मंशा नामी बंदा, उसने अपनी बीवी, अपने ससुर, अपना साला, अपनी जो साली है और अपनी सास को उसने मर्डर कर दिया। कोई घरेलू नाचाकी थी, कोई मामला इस तरह का इनका पहले चल रहा था। मंशा हाल ही में जेल से बाहर आया था। बीवी ने इनकार किया तो मंशा ने उस पर बद चलनी का इल्ज़ाम भी लगाया और उसको बुनियाद बनाकर खानदान के अफराद पर अपनी सफाकी की इंतहा कर दी। मंशा कहता था कि जेल में जाने के बाद उसकी बीवी बदचलन हो गई है। वो इसका जिम्मेदार अपनी साली को करार देता था। मोहम्मद मंशा का ख्याल ये था कि ये मेरी बीवी और जो है वो ये इसका किरदार मशकूक है, ये अब बदचलन हो चुकी है और ये इस तमाम वाक़े का जिम्मेदार अपनी साली शबनम को समझता था। उस रात मुलजिम अपने ससुराल आया और घर में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसने सहन से लेकर कमरे तक लाशें गिरा दी। फायरिंग से मोहम्मद बशीर, जन्नत बीबी, बतूल, फौजिया और नसर जांबाक हो गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तो जैसे ही इधर मौके पर पहुंचे तो यहाँ सीन में जो है ना वो 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। साथ ही आगे एक दरवाजे में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जिनकी डेथ हुई है इस घर के सरबराह थे बशीर साहब, उनकी मिसेज जो है वो जन्नत बीबी हैं, एक बेटी बतूल बीबी, एक बेटी फौजिया बीबी थी और एक बेटा नसर जो है ना इनकी ये जो है ना, और मंशा इनका दामाद लगता था बशीर साहब का। वाक़या इतना बड़ा था कि इलाके में कोहराम मच गया। एक ही खानदान के 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलने के बाद शवाहिद जमा करे और वाक़े की FIR दर्ज कर ली।
वाक़े के बाद गांव में कोहराम बर्पा हो गया। मुलजिम मंशा ने कत्ल के बाद मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलने के बाद मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और FIR दर्ज कर ली गई। इब्तदाई तौर पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो यही हमें मिली थी कि एक शख्स ने जो है ना अपने ससुराल में आके मंशा नामी ने सबको जो है ना इधर वो फायरिंग करके उनको हलाक करके खुद को भी गोली मार लिया। लेकिन अभी वो जब FIR हुई है तो उसमें जो अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी वो जारी है। वो HIO वाले उसको जो है ना वो साइंटिफिकली और टोटल जो है ना वो एविडेंस के हिसाब से देख रहे हैं कि जो FIR में उन्होंने जो मुलजिम नामजद किए थे उनके हवाले से और सारा वो एक एक चीज़ को इसको जो है ना वो लॉ के मुताबिक और जो है ना वो साइंटिफिक बुनियादों पे देख रहे हैं। FIR में नामजद मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मगर उनका कहना है कि वो वारदात के वक्त मौका पर मौजूद नहीं थे, ना ही उनको मंशा के ऐसे इरादे का इल्म था। बस उनकी मतलब जो है गम गुस्सा है कि उसका खानदान खत्म हो गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए उसने ये करवा दिया है। इसके अलावा तो मुझे कोई इल्म ही नहीं है, ना मैं इसमें शामिल हूँ, ना मुझे इल्म है, ना मेरा उसके साथ कोई टेलीफोन का रब्ता है। मेरा सारा उसके साथ कोई तल्लक ही नहीं था। सिर्फ ये है कि भाई है, जब से जेल से वो छूट कर आया है मैंने उसके साथ हजरत का सलाम भी नहीं लिया, इसी वजह से कि वो जो है ना वो मेंटल हो चुका है और वो गलत इकदाम जो है ना वो गलत बातें करता है जिनका सदाकत के साथ कोई तल्लक नहीं है। और बिल्कुल मतलब है उसने जुल्म किया है, झूठा इल्ज़ाम लगाया है और अपने आप को और अपने ख़ानदान को ख़त्म किया है। दिमाग तो मैंटल हो गया है। ਅਸੀਂ जेल ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ बीवी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਦਾ ਸੀ। 4-5 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਾਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ। मुल्जिमान तो कहते हैं कि वो मौजूद ही नहीं थे, मगर मौका वारदात से मिलने वाला असलहा और बच जाने वाली बच्ची का बयान वाक़े को मशकूक बना रहा है। क्या मंशा ने कत्ल करने के बाद खुदकुशी की या वो भी अंधाधुंध गोलियों का शिकार हुआ? वाक़े की FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मंशा के साथ 2 भाई नवाज और रियाज समेत 4 लोग और भी थे, जिन्होंने घर में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग से ही मंशा भी झांबाक हुआ। पुलिस को मौके से 44 बोर गन और पिस्टल भी मिला, जिससे शक पैदा हो गया कि मुलजिम अकेला नहीं था। तफ्तीश जारी है हर एंगल से। एंगल्स इसमें 2 बनते हैं। एक तो ये है कि हमें मौका से एक 44 बोर राइफल और एक 30 बोर पिस्टल मिला और साथ ये भी शदीद ज़ख्मी हालत में जो कि मर चुका था ये भी मिला। अब इसमें 2 किस्म के एंगल्स चल रहे हैं। एक तो ये चल रहा है कि शायद इसने अपने तमाम उनको ससुरालियों को और इनको मार के जो है वो खुदकुशी कर ली। नामजद मुल्जिमान कहते हैं कि वो मंशा के साथ मौजूद नहीं थे, मगर बच जाने वाली बच्ची कहती है कि मुल्जिम रियाज ने उसकी मां को धक्का दिया था और बाद में फायरिंग की गई। पुलिस वाक़े के इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रही है कि आया मंशा ने खुदकुशी की या उसे भी कत्ल किया गया। मुद्दईया मुकदमा जो कि इसकी साली है, जो कि दूसरी साली जो बच गई थी, उनका ये पॉइंट के इसके साथ इसके 2 भाई भी शामिल थे, जिन्होंने आकर मिलकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में उन्हीं की फायरिंग से ये भी हलाक हो गया। लेकिन अभी ये है कि हमारे पास तमाम मुल्ज़िमान हिरासत में हैं जितने भी नामज़द हैं, यानी कि उसके दोनों भाई, और उनसे तफ्तीश मुकदमा जारी है। और अभी हम हक़ाइक़ की तरफ जा रहे हैं, अपने सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं कि क्या आया कि ये अकेला था और इसने क्या कत्ल करने के बाद खुदकुशी की, या उसके बाकी 2 भाई भी साथ शामिल थे और उनकी फायरिंग से ही ये भी हलाक हुआ। ये पहला वाक़या नहीं जिसमें गुस्से और अना की वजह से पूरा खानदान खत्म कर दिया गया, बल्कि ऐसी कई मिसालें माजी में भी मिलती हैं। अगर कोई भी इस वाक़े के बारे में जानकर खुद में बर्दाश्त की आदत डालता है तो इस कहानी को पेश करने का मकसद पूरा हो जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। एक और खानदान गुस्से और अना की वजह से ख़त्म कर दिया गया। इससे ज़्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों के दरमियान मजाक और तल्खियां अक्सर होती रहती हैं, मगर कब कोई मजाक संगीन रुख इख्तियार कर जाए कोई नहीं जानता। लाहौर में दो दोस्तों के दरमियान होने वाला मजाक गैर महसूस अंदाज में इस कदर संगीन हो गया कि दोस्त दोस्त की जान के दुश्मन बन गए। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की इबादी गुलदश्त टाउन जनूबी छावनी का रहायशी अब्दुल गफूर रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम था। उसका जुआ साल बेटा वकास BA का तालिब इल्म था। तकरीबन 2 साल कबल मार्च 2015 में वकास घर से दोस्तों से मिलने का कहकर निकला और फिर वापस न आया। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर वो ना मिला। थक हार कर वर्षा ने थाना जनूबी छावनी में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने इस मुकदमे की तफ्तीश की मगर कोई सुराग न मिल सका। दिन हफ्तों और महीनों में तब्दील होते गए। वकास के अगवा को 21 माह गुजर गए मगर उसका कुछ पता न चल सका। वर्षा ने आला पुलिस हुकाम को दरख्वास्तें दी और मुकदमे की तफ्तीश CIA के सुपुर्द कर दी गई। 2015 में एक मुकदमा जनूबी छावनी में दर्ज हुआ था 365 का। वकास नामी लड़का था जो गायब अगवा हो गया था। उसके लिए ये तफ्तीश पहले मुतलका थाना करता रहा। तो उसके बाद ये अपना तफ्तीश हमारे पास ट्रांसफ़र होकर आ गई। वकास कहाँ गया? घर वाले बेहाल थे तो पुलिस भी इस मामले को हल करने के लिए तगोदो कर रही थी। CIA पुलिस की तफ्तीश का क्या नतीजा निकला, आइए जानते हैं। CIA पुलिस ने वकास के दोस्तों मजीब उर्फ राजा और उस्मान को शामिल तफ्तीश किया। उनके खिलाफ पुलिस को पहले भी शक हुआ था मगर कोई सबूत न होने की वजह से कोई कार्रवाई न हो सकी। CIA पुलिस को उनके खिलाफ कुछ शवाहिद मिले तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो उन्होंने वकास के कत्ल का इतराफ कर लिया और उसकी लाश की निशानदही कर दी जो कि रामगढ़ मुगलपुरा में उस्मान के घर के कमरे में दबाई गई थी। हम इसके ऊपर लगते काम करते रहे हैं तो मुद्दइयों का भी कोई शक था कि जो हसीब उर्फ राजा है और ये इसमें उस्मान लड़का था, इन पर वो शक जाहिर करते थे। लेकिन अभी कोई प्रूफ हमारे पास उस वक्त नहीं था। अभी प्रूफ हमारे पास आया है तो उनको हमने कल गिरफ्तार किया है और शाम ने तफ्तीश पूछा इनसे तो इन्होंने बताया कि जी वकास को हमने फायर मार के मार दिया है और ये उन्होंने घर में ही इसकी डेड बॉडी दफना दी है। अभी यहाँ आए हुए हैं। ये घर किसका है? ये वकास का घर है जी, उस्मान का घर है और ये उस्मान उसका दोस्त है। उसका मुल्जिमान ने वकास को क्यों कत्ल किया? पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिमान के बयानात से क्या बात सामने आई, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि वकास उस्मान को मजाक में साला कहकर पुकारता था और एक बार उस्मान के घर रिश्ता भी भेजा था मगर घर वालों ने इनकार कर दिया था। मगर वकास उसे कहता था कि वो उसे साला बनाकर ही छोड़ेगा। यूं ये मजाक जानलेवा साबित हुआ। उस्मान ने मजीब के साथ मिलकर जो कि वकास का रिश्तेदार भी है उसे मुगलपुरा अपने घर बुलवाया जहाँ उसे फायरिंग करके कत्ल करने के बाद लाश घर के एक कमरे में दबा दी थी। अभी तो जो राजा है वो कह रहा था कि ये बात तो मामूली सी है कि वो उसको दोस्ती में होता है कि साला कह देना, साला तो कहता है इन्होंने रिश्ता ही भेजा, हमने रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर भी ये मुझे कहता था कि मैं तुम्हें साला बना के छोड़ूंगा, ऐसी कोई बातें बता रहा था। तो वो उस रंजिश के ऊपर उसने जो उसकी रंजिश उसने अपनी बताई है, उसने ये कहा कि वो इसने रिश्ता भेजा उसके बकौल, हमें नहीं पता कि रिश्ता भेजा कि नहीं भेजा। वो उसको साला कहता है, दोस्ती भी थी उनकी आपस में। उसने इसको फिर बुलाया और ये सारा मामला। मुल्जमान का कहना है कि वकास के साथ कोई खास रंजिश नहीं थी, मामूली झगड़ा ही कत्ल का बाइस बन गया जिस पर उन्हें इंतहाई नदामत है। अभी तक आ रहा खौफ, 1.5-2 साल खौफ में जीते रहे, न खाते रहे न पीते रहे। गलती हो गई थी हमारे से, हरबराहट में सब कुछ हो गया। ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना मुजीब का ना मेरा। ये उसको हमने 14 मार्च को बुलाया और इसके घर पर उसको बुलाया। वहाँ पर एक शख्स और मौजूद था, उसकी मौजूदगी में हम इसको ऊपर ले गए हैं और ऊपर ले जाकर हमने उसको समझाने की कोशिश की है। मेरी ज़ाती रंजिश थी उससे, ज़ाती रंजिश के अलावा गैरत का मसला था। तो उस्मान ने और मैंने उसे समझाया प्यार से, तो वो नहीं माना। मैंने एक फ़ायर किया हवाई, तो हवाई फायर किया
उसके बाद उसे समझाया, वो उठकर आवाज़ें लगाने लग गया, गाली गलोच करने लग गया। आगे से उस्मान के पास मैंने उस्मान को पिस्टल पकड़ा दिया, तो उस्मान ने उसको हैंड्सअप करवाया रोकने के लिए कि शोर ना मचा, बैठकर बात कर। तो वो बस हाइपर था और उस्मान को पता नहीं चला, उस्मान से सारे फायर उसको लग गए। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल के वालिद का कहना है कि उसके बेटे को नए मोबाइल फोन का शौक था और मुलजमान ने रकम के लालच में उसे एक खराब मोबाइल फोन देकर रकम हथिया ली और बाद में वकास को कत्ल कर दिया। मुलजमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मकतूल के वालिद का क्या कहना है और जवां साल बेटे की मौत पर वो क्या इंसाफ चाहता है, आइए उसी से जानते हैं। तो उसने मोबाइलों के लिए उसको बुलाया फ़ोन करके कि भी मेरे पास 3 मोबाइल हैं। मेरे बेटे को मोबाइलों का शौक़ था और वो बड़े कीमती मोबाइल थे उसके पास। जब वो कत्ल हुआ, जब भी उससे पहले मैंने उसको मोबाइलों की या पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वो इन्होंने बुलाया, इधर बुला के उन्होंने जो बयान दिया कि हमने उसको एक टूटा हुआ मोबाइल दिया। पहले ही उन्होंने इधर कुर्सियां ला के रखी, उनकी इंतजाम उन्होंने पहले किया था, प्लानिंग के साथ कत्ल किया, उन्होंने वैसे नहीं की। मकतूल के वसा ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि मुकदमे की समाअत खसूसी अदालत में की जाए और मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची स्ट्रीट क्राइम्स का गढ़ बन गया है। इस शहर में आम शहरी हो या कानून के रखवाले, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों से शायद ही कोई महफूज हो। मजीद परेशानी से बचने के लिए मुतासरा अफराद रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाते। रवा साल के दौरान 60,000 से जायद शहरी राहगीरों का निशाना बने और दर्जनों शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना भी बने। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम और डकैतियां तो इस साल कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए दर्द सर बनी रही। आदाद शुमार बताते हैं कि इस साल स्ट्रीट क्राइम की शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत 35% तक बढ़ गई है। अब तो यूँ मालूम होता है कि कराची में कहीं भी कोई भी शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज नहीं है, जहाँ कोई नहीं जानता कि कब कोई डाकू असलहे के जोर पर आपको कीमती अशिया से महरूम कर दे। इस साल के दौरान शहर में लूट मार का ऐसा बाजार गर्म हुआ कि उसने माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि कराची में साल 2016 स्ट्रीट क्रिमिनल्स का साल रहा। मुख्तलिफ इलाकों में 60,000 से ज्यादा शहरियों को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। इस साल के दौरान 33,715 मोबाइल फोन छीने गए, 23,806 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गईं, 1,707 गाड़ियां चोरी और छीनी गईं। CPLC और महकमे पुलिस के आदाद और शुमार बताते हैं कि साल 2016 में मोबाइल फोन छीनने की सबसे ज्यादा वारदातें गुलशन इकबाल टाउन में रिपोर्ट हुई और जमशेद टाउन स्ट्रीट क्राइम के लिहाज से दूसरे और नाजमाबाद तीसरे नंबर पर रहा, जबकि गाड़ियां चोरी करने वालों का भी मनपसंद इलाका गुलशन इकबाल टाउन रहा। नॉर्थ नाजमाबाद दूसरे और लियाकताबाद तीसरे नंबर पर रहा। गुलशन इकबाल टाउन तो जराइम पेशा अफराद का पसंदीदा मुकाम ही बन गया है। ये एरिया मोटरसाइकिलें छीनने वालों के लिए भी जन्नत रहा और इसके बाद दूसरे नंबर पर लियाकताबाद टाउन रहा। जराए बताते हैं कि मलीर, औरंगी और कोरंगी जिला के बेशतर थाने स्ट्रीट क्राइम की तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते। रवा साल भत्ताखोरी के 101, अगवा बराए तावान के 20 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये तो सिर्फ वो रिकॉर्ड है जो शहरियों ने दर्ज करवाया, लेकिन लुटने वाले शहरियों की तादाद तो उससे कहीं ज्यादा है जो लुटकर कहीं रिपोर्ट कराने का तकल्लुफ भी नहीं करते। सालिक शाह, समा, कराची। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।